गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पैराग्राफ का ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 वीडियो जितना हो सकेगा मैं आपको डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो 2024 का ही किसी सेट में आया हुआ एक पैराग्राफ है, चलो उसको ट्रांसलेट करते हैं। उसमें से कुछ शुरुआती सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पर, बाद वाले हम बाद में लिखेंगे। पहले चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। उसमें पहला सेंटेंस क्या है? 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने आपको क्या बताया? टेंस पहचानो। टेंस क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो याद आया ना, वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। टेंस पहचान ली, अब सेंटेंस पहचान लो। सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है ना। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा? 2 व्यक्ति। 2 व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? 2 पर्सन। ठीक, 2 पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है ना, तो क्या लग जाएगा? वर्ब। वर्ब के बाद क्या लग जाएगा? यात्रा करना की अंग्रेजी वर्ब क्या है? यात्रा करना। यात्रा करने की अंग्रेजी को ट्रैवल। ट्रैवल में आईएनजी लगेगा। 2 persons वर ट्रैवलिंग। साथ साथ की अंग्रेजी टुगेदर होता है बेटा, 2 व्यक्तियों के लिए टुगेदर होता है। ठीक है, तो 2 persons वर ट्रैवलिंग टुगेदर। ये पहले वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया। 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, इसका ट्रांसलेशन हो गया 2 persons वर ट्रैवलिंग टुगेदर। चलो, अब दूसरा वाक्य है, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। देखो, पहले टेंस पहचानो। ला आ आया ना, तो कौन सा टेंस? आई किस टेंस में आता है? पास्ट इंडिफिनिट में आता है, तो पास्ट इंडिफिनिट में आ गया। और अब दूसरा काम क्या कर लो? सेंटेंस पहचान लो। तो फिर से ये क्या है? अफर्मेटिव। आपको याद है ना, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव में क्या लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, चलो हम आगे ट्रांसलेशन करते हैं दूसरे वाक्य का। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? उन्हें। ठीक है, उन्हें। अब अदर मैंने आपको बताया था इससे पहले 2 वीडियो में, जब सेंटेंस बहुत बड़ा होता है तो अदर वर्ड बहुत सारा होता है। कुछ पहले भी लिखे जाते हैं और कुछ बाद में भी लिखे जाते हैं। देखो, पहले क्या लिखा जाएगा? ऑन द रास्ते में, ये अदर वर्ड है। ठीक है, उसके बाद जब ये अवसर मिला आए ना, तो हमेशा गेट वर्ब का यूज होता है, ध्यान रखना। मुझे बोलने का अवसर मिला, मुझे जाने का अवसर मिला, मुझे देखने का अवसर मिला। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में गेट का यूज होता है, गेट वर्ब होती है, तो टेंस के अकॉर्डिंग गेट का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ टेंस कौन सा है? पास्ट इंडिफिनिट। गेट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉट। चलो ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले रास्ते में की अंग्रेजी हम लिखेंगे, तो रास्ते में की अंग्रेजी क्या होता है? ऑन द वे। ऑन द वे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? दे। दे के बाद अभी मैंने आपको क्या बताया? वर्ब क्या लगेगी? गेट। गेट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉट। दे गॉट। उन्होंने क्या मिला? उनको क्या मिला? अवसर। दे गॉट अ चांस। अवसर की अंग्रेजी क्या होती है? चांस ना। दे गॉट अ चांस। रास्ते में उन्हें अवसर मिला क्या करने के लिए? सराय में ठहरने के लिए। ठहरने। ठहरने की अंग्रेजी क्या होती है? मैंने आपको बताया, जिस वर्ब के अंत में नाने नहीं आता है वो क्या होता है? हमारा मेन वर्ब नहीं होता है। 2 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो ठहरने की अंग्रेजी होती है बेटा स्टे, उसके पहले लिख लो 2। दे गॉट ए चांस टू स्टे एट एन इन। सराय की अंग्रेजी होती है इन। ऑन द वे दे गॉट अ चांस टू स्टे एट एन इन। आगे चलते हैं। तीसरा वाक्य क्या है? उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। ए आ रहा है, फिर से कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। चलो ट्रांसलेट करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट हो गया, और वाक्य कौन सा है? फिर से अफर्मेटिव है। मैंने आपको पास्ट इंडिफिनिट पढ़ाते समय बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं? टेंस है। क्वेश्चन इसी से ज्यादा आता है। चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। उनमें से एक को, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वन ऑफ देम। वन ऑफ देम। ठीक है, अब वर्ब क्या है? मिलना, तो फिर से वही हो जाएगा गॉट। वन ऑफ देम
गॉट, क्या मिली थी? ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उनको क्या मिली थी? रुपयों की एक थैली। वन ऑफ देम गॉट अ बैग ऑफ मनी। वन ऑफ देम गॉट अ बैग ऑफ मनी। कहां पाया था? सराय के दरवाजे पर। एट द डोर ऑफ इन। एट द डोर ऑफ इन। ठीक, ये हो गया ट्रांसलेशन। वन ऑफ देम गॉट अ बैग ऑफ मनी एट द डोर ऑफ इन। ठीक, उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर एक रुपयों की एक थैली मिली। तो ऐसे आपको क्या करना है? टेंस पहचानना है, और अदर वर्ड ज्यादा रहते इससे आप घबराओ मत। आप सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो, अदर वर्ड कुछ आगे लिखे जाएंगे, कुछ पीछे। ठीक है, तो कौन से आगे लिखे जाएंगे? जो सब्जेक्ट के आगे रहेंगे वो आगे लिखे जाएंगे, और जो बाद में रहेंगे वो पीछे लिखे जाएंगे। चलो, अब नीचे जगह नहीं, हम नीचे नहीं जाएंगे। एक वाक्य और बचा, ये ऊपर ट्रांसलेट कर देते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, नहीं ये इंग्लिश वाला नहीं मिटाएंगे, हिंदी वाला मिटाएंगे, ऊपर वाला। अब दूसरे व्यक्ति ने कहा, यही वाक्य ना हमारा, दूसरे व्यक्ति ने कहा इन रुपयों को बराबर बांट लें। ठीक है, चलो, तो दूसरा व्यक्ति क्या हो जाएगा? अदर पर्सन सेड, वही डायरेक्ट वाला ट्रांसलेशन है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, अदर पर्सन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, इन रुपयों को बराबर बांट ले। देखो ध्यान रखना, अब ऐसे वाक्य जब आएंगे बेटा ना, आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। कंफ्यूज का मतलब, अगर आप टेंस पहचानोगे तो देखो आई ये आ रहा है तो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, लेकिन बेटा जब देखो ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है? ये सजेशन दे रहा है, सलाह दे रहा है। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे चलो खेलें, हाँ, यहां चलो नहीं लिखा है, नहीं तो आप कंफ्यूज नहीं होते। अगर चलो हटा दो तो जैसे खेलें, पढ़ें, गाना गाएं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस भी होता है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में भी आई आता है, बस चलो उसके साथ लगा होता है जब ऐसे नॉर्मल हम पढ़ते हैं। लेकिन जब पैराग्राफ आता है बेटा ना, तो उसमें थोड़ा यही कठिन करने के लिए ये सब हटा देते ताकि आपको पहचानने में दिक्कत हो। तो आपको सेंस से समझना होगा ज्यादा करके, चलो इन रुपयों को बराबर बांट लें। दूसरा व्यक्ति यही कहना चाहता है ना, चलो इन रुपयों को बराबर बांट लें, बस चलो नहीं लगाया। अब यहाँ आई देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये एग्जाम में करता है, लेकिन ध्यान रखना आप सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अदर पर्सन सेट, चलो इन रुपयों को बराबर बांटने, हम चलो लगा के बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। इंपरेटिव लेट वाला है, याद रखना। तो लेट लगेगा, लेट के बाद अस, क्योंकि दो लोग हैं, लेट अस डिवाइड दिस मनी इक्वली। ये हो गया ट्रांसलेशन। ठीक है, अदर पर्सन सेड लेट अस डिवाइड दिस मनी इक्वली। चलो अब देखते हैं हम अगला वाक्य, आगे वाले वाक्य कुछ और उनका ट्रांसलेशन। अगला वाक्य बेटा, पहले व्यक्ति ने कहा, पहले व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? कहा कि थैली मुझे मिली है। अतः इसमें
तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है। दूसरे आदमी ने कहा कि थैली मुझे मिली है, तो तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है इसमें। इसका ट्रांसलेशन करते हैं। पहले व्यक्ति ने कहा, पहले इसका ट्रांसलेशन लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन सेड, सॉरी फर्स्ट के पहले क्या लगाना है बेटा, द लगाना है, क्योंकि ये क्या है, ऑर्डिनल डिग्री है। द फर्स्ट पर्सन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, थैली मुझे मिली है। देखो ये हमारा पहला वाक्य है और ये हमारा दूसरा वाक्य है। दोनों किससे जुड़े हैं, अतः से जुड़े हैं। तो पहले वाक्य को पहचान लेते हैं। आ है, ई है, ए है, किस टेंस में आता है, याद करो, किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। ठीक है, किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो मुझे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। मिलना की अंग्रेजी क्या होती है, फाइंड। फाइंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फाउंड। आई हैव फाउंड द बैग। ये हो गया पहले वाक्य का ट्रांसलेशन। अतः की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सो। इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। अब ध्यान दो, ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, आप बताओ। लास्ट में है, हो ही आ रहा है। ठीक है। और ये सिंपल प्रेजेंट, हैविंग द सेंस ऑफ समथिंग या स्टेट ऑफ हैविंग वाला वाक्य है। इसमें मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक कलम है। यहाँ पर क्या नहीं है, मेरे पास एक कार नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है, हिस्सा नहीं है। हिस्सा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, शेयर। बाकी आपको ट्रांसलेशन उसी में करना है, सिंपल प्रेजेंट स्टेट ऑफ हैविंग में करना है। तो करते हैं, सो यू do not have any share in it। ठीक है। सो मतलब इसलिए, यू डू नॉट हैव तुम्हारा नहीं है, एनी शेयर मतलब कोई हिस्सा, इन इट मतलब इसमें, इसलिए तुम्हारा कोई हिस्सा इस बैग में नहीं है। चलो आगे ट्रांसलेट करते हैं। अगला वाक्य लिखते हैं। अगला वाक्य बेटा, इस पर दोनों झगड़ने लगे। इस पर दोनों झगड़ने लगे। दोनों को झगड़ा करते देखकर पुलिस वहां आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई। थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई। चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। इस पर मतलब एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट आप लिख सकते हो, या
एट दिस पॉइंट लिखो, और क्या लिखोगे, हाँ ठीक है, एट दिस पॉइंट दोनों मतलब बोथ झगड़ने लगे। फिर से ये आया, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, और अफर्मेटिव सेंटेंस आइए ट्रांसलेट करते हैं। एट दिस पॉइंट दोनों दे झगड़ने लगे, स्टार्टेड फाइटिंग, ठीक है। एट दिस पॉइंट ये नहीं लिखा, इस बात पर दे दोनों मतलब वही दे स्टार्टेड फाइटिंग, इस बात पर दोनों झगड़ने लगे। एट दिस पॉइंट दे स्टार्टेड फाइटिंग, दोनों का झगड़ा देखकर, इस वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। ये वाक्य काफी बड़ा है और अच्छा भी है। दोनों का झगड़ा देखकर पुलिस वहां आ गई, ये हमारा एक वाक्य है। दोनों का झगड़ा देखकर पुलिस वहां आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई, ठीक। ये हमारा दूसरा वाक्य, दोनों किससे जुड़े हैं, और से जुड़े। इतना हमारा पहला वाक्य है और फिर ये हमारा दूसरा वाक्य। चलो ट्रांसलेट करते हैं। अब देखो बेटा, यही मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा था ना प्रेजेंट पार्टिसिपल, यही है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको याद है ना, शेर को देखकर मैं भाग गया, सीइंग अ लायन आई रैन अवे ना, ठीक उसी तरह तो है। दोनों का झगड़ा, दोनों को झगड़ते, ये झगड़ते ही है, अच्छा, झगड़ा करते देखकर, ठीक तो है। दोनों को झगड़ा करते देखकर पुलिस वहां आ गई। अब देखो, बस दो बार प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग हुआ है। पहला क्या है, झगड़ा करते, और दूसरा क्या है, देखकर। तो ट्रांसलेट करते हैं। सीइंग देम, सीइंग किसकी अंग्रेजी हो गई, देखकर, देम दोनों का झगड़ा, सीइंग देम फाइटिंग, सीइंग देम फाइटिंग, पुलिस वहां आ गई। पुलिस कौन सा टेंस है, आ गई, आ ई ए, फिर से वही है पास्ट इंडिफिनिट, और कौन सा है सेंटेंस, अफर्मेटिव। तो पुलिस आया, उसके बाद क्या लगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म केम देयर। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन पहले वाक्य का। दोनों का झगड़ा करते देखकर पुलिस वहां आ गई, सीइंग देम फाइटिंग, पुलिस केम देयर। उसके बाद एंड, अब फिर से दूसरा वाक्य देखो, थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई। फिर से कौन सा टेंस है, आई आया ना, ई आया ना, गई, ई आया ना, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, और सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। ट्रांसलेट कर देते हैं। एंड टुक द मैन, कौन सा आदमी था, थैली वाला, विथ द बैग, कहां ले गई, टू द स्टेशन, या पुलिस स्टेशन भी आप लिख सकते हो, ठीक। अब देखो, सीइंग देम फाइटिंग, पुलिस केम देयर एंड टुक द मैन विद द बैग टू द स्टेशन, ठीक। लिवा ले गई, ले जाना या लिवा ले जाना, दोनों की अंग्रेजी टुक ही आपको लिखनी है, ठीक है। तो इसमें यहां पर मैंने पुलिस दोबारा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों वाक्य का कर्ता क्या है, एक ही है, और एंड से जुड़े। तो मैंने आपको बताया था कंपाउंड सेंटेंस में जब दोनों वाक्य की कर्ता एक हो तो एक को दूसरे वाक्य में कर्ता नहीं लिखते हैं। यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, पुलिस टुक द मैन विद द बैग टू द स्टेशन, लेकिन पुलिस आपने यहां लिखा था, इसलिए यहां लिखने की जरूरत नहीं थी। चलो चलते हैं अगले वाक्य पर। अगला वाक्य क्या, अगला वाक्य है, तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से अपने साथ थाने चलने का निवेदन किया। तब उस व्यक्ति ने अपने
साथी से अपने साथ थाने चलने का निवेदन किया। ठीक, अब देखो ट्रांसलेशन करते हैं। फिर से टेंस पहचानो, आई आया लास्ट में तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, और बाकी कौन सा है, अफर्मेटिव ट्रांसलेशन करते हैं। तब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, देन के बाद कॉमा लगेना। उस व्यक्ति ने, कौन सा व्यक्ति था, दैट पर्सन, जो पकड़ा गया था बैग के साथ, देन दैट पर्सन। अब वाक्य क्या है, सॉरी वर्ब क्या है, निवेदन करना ना, रिक्वेस्टेड। देन दैट पर्सन रिक्वेस्टेड अपने साथी, साथी की अंग्रेजी मैंने आपको बताया, जब मित्र आए तब फ्रेंड लिखना, साथी के लिए हमेशा क्या लिखना, कंपेनियन। ठीक है, कंपेनियन। देन दैट पर्सन रिक्वेस्टेड हिज कंपेनियन, क्या करने के लिए, अपने साथ थाने चलने के लिए। तो टू, जब साथ साथ चलना हो तो कम अलोंग का यूज होता है, कम विथ भी यूज कर सकते हो, मैं कम अलोंग लगा रहा हूं, कम विथ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, देन दैट पर्सन रिक्वेस्टेड हिज कंपेनियन टू कम अलोंग टू द स्टेशन। ठीक, देन दैट पर्सन रिक्वेस्टेड हिज कंपेनियन, तब उस आदमी ने अपने साथी से निवेदन किया टू कम अलोंग टू द स्टेशन, कि वो भी थाने चले, या साथ चलने का निवेदन किया। अब यहां पर अगर विथ लगाते तो हिम लगाना पड़ता, मतलब देन दैट पर्सन रिक्वेस्टेड टू हिज कंपेनियन टू कम विथ हिम टू द स्टेशन। ठीक है, तो वो भी सही था, कम अलोंग का मतलब होता है साथ साथ चलना, वो भी सही। ठीक, आगे चलते हैं। इस पर उसके मित्र ने कहा, इस पर उसके मित्र ने कहा, यदि थैली में मेरा हिस्सा नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं। इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। चलो ट्रांसलेट करते हैं, ये अंतिम था, उसको ट्रांसलेशन करते हैं। इस पर, ठीक है, इस पर मतलब एट दिस, या इसकी जगह पर आप लिख सकते हो इन रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मतलब क्या होता है, जवाब देना, ये भी आप लिख सकते हो। एट दिस या इन रेस्पॉन्स उसके मित्र ने कहा, हिज फ्रेंड, आई आ रहा है, हम आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ट्रांसलेशन, देखो मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा ना, वो आपको हिंदी में भी पढ़ना था, समय नहीं मिला, नहीं तो क्लास में मैं बताता। उसके मित्र ने कहा, तो ये भी क्या एक वाक्य है, और आई आ रहा है तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो हिज फ्रेंड, कहा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, यदि थैली में मेरा हिस्सा नहीं है, ये पहला वाक्य है, मैं थाने क्यों चलूं, ये दूसरा वाक्य है। दोनों किससे जुड़े हैं, तो से, लेकिन हमको तो के लिए यहां पर कुछ लगाना नहीं, केवल कॉमा लगाना है।
जो वाक्य यदि से शुरू हो उस यदि के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, इफ लगता है। ये शर्त वाले वाक्य मैं यहां लिख रहा हूं। अच्छा यहां से शुरू करता हूं। इफ, फिर से वही वाक्य दोहरा दो, तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी शेयर। अब यहां वही कह रहा है यदि थैली में मेरा हिस्सा नहीं है, तो इफ आई डू नॉट हैव अ शेयर इन द बैग, ठीक है। इफ आई डोंट हैव अ शेयर इन द बैग, यदि मेरा बैग में कोई हिस्सा नहीं है, तो के लिए आप देन मत लगाना, केवल कॉमा लगाना। मैं थाने क्यों चलूं, ये वाक्य ध्यान से रखना, ध्यान से ट्रांसलेट करना। चलूं, कोई टेंशन नहीं मिल रहा है। ये सारे वाक्य बेटा ना मॉडल से ट्रांसलेट होते हैं, मॉडल वर्ब से ट्रांसलेट होते हैं। और यहाँ शुड लगेगा, क्यों लगेगा मैं आपको बताता हूं। शुड ऐसे आपको बताया गया, मैंने भी कई बार बताया, जहां चाहिए हो वहां शुड का उपयोग करना है। लेकिन बेटा ना हमारे मन में बहुत सारे भाव आते हैं, उन भावों को व्यक्त करने के लिए ना मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भाव वो छुपा है कि मुझे क्यों आना चाहिए, पूछना वही चाहते हैं मुझे क्यों आना चाहिए, लेकिन बस इतना बोल दिया कि मैं क्यों चलूं, ठीक। तो यहाँ पर शुड का यूज होगा। यहाँ पूछना तो वो चाहता था कि मुझे क्यों आना चाहिए, तुम बताओ अभी तो तुम क्या रहते कि नहीं, थैली में मेरा कोई हिस्सा नहीं तो मैं क्यों आऊं तुम्हारे साथ। तो कभी कभी क्लास में मैं कहता ना शुड आई स्टार्ट, तो उसका अर्थ मुझे शुरू करना चाहिए नहीं, शुरू करूं। मैं क्लास में कब कहता हूँ ना शुड आई स्टार्ट, कभी कभी आप जब बात करते हो तो शांत हो जाते हो, तो सॉरी शांत नहीं होते, तो मैं कहता हूँ शुड आई स्टार्ट, तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि मुझे शुरू करना चाहिए, नहीं, मैं ये पूछता हूं आपसे कि मैं शुरू करूं। तो वही यहां भी है, मैं थाने क्यों चलूं, तो वही है। तो कौन सा ये वाक्य है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेकंड है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, WH क्या हो जाएगा, वाई, उसके बाद क्या लगेगा, शुड, वाई शुड आई गो टू द स्टेशन। ये हो गया ट्रांसलेशन, ठीक है। अब अगला वाक्य क्या है, इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। फिर से कौन सा टेंस आया, आई आया, पास्ट इंडेफिनिट आया, और इतना कहकर, इतनी इसकी अंग्रेजी हो जाएगी सेइंग दिस, ही, जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। सेइंग दिस ही वेंट बैक, वापस नहीं है, वापस मत लिखो, ही वेंट टू हिज सिटी। ये हो गया ट्रांसलेशन, ठीक है। सेइंग दिस ही वेंट टू हिज सिटी, इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन बेटा, ये हमारा एक पैराग्राफ का ट्रांसलेशन था। अभी मैं सुबह पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो थोड़ा कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, शाम को मैं 1-2 वीडियो और डाल दूंगा बेटा। थैंक यू बेटा, टेक केयर, एंड यू शुड सी इट, यू शुड वॉच इट, because it will help in your examination, in writing your question answers also, okay, in writing your articles also, because we are the Hindi speaking people, and the first thought that comes to our mind is in Hindi, and you have to translate it into English. तो ये क्लास आपको मदद करेगी कैसे आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ओके बेटा। थैंक यू, टेक केयर।